So student, I hope everybody is having that question. सबको दिया था मैंने वो क्वेश्चन, किसी को कुछ आंसर मिला क्या? रेजिस्टेंस कितना मिला, कुछ मिला क्या? सर रेजिस्टेंस 100 ओम मिला 100 ओम और 100 ओम इंडक्टेंस 7/22 मिला। 100 ohms, 7/22, मतलब 1/π हो गया ना वो तो, 22/7। यस 1/π। इंडक्टेंस तो हेनरी में रहता है, हेनरी। हेनरी यस। तो दिस इज आंसर गिवन बाय सम स्टूडेंट्स। मैं नहीं बोल रहा, ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये आंसर है। किसी के पास कोई और कुछ आंसर है क्या कि यही आंसर है? ऑफ कोर्स मुझे मालूम है मोर देन 50% तो किया ही नहीं होगा, मुझे मालूम है वो, ठीक है। मोर देन 50% देखा तक नहीं होगा नोटबुक ओपन करके कि कुछ ऐसा दिया था। बट जिनका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, जिनको नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छी जगह पहुंचना है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा उन लोगों ने। तो 100 ohms एंड 1/π हेनरी, यही आंसर आ रहा है सबको? सर मुझे एल अलग आ रहा है, √3/π आ रहा है। यस मैं सर, मेरे को भी √3/π आ रहा है। हाँ तो आप बताओ ना उसमें क्या है। तो सर some students 0.55 √3/π। यार एल की वैल्यू बोल रहे हो? एल की यस कितनी? 0. 55। ये √3/π को सॉल्व करके आया क्या? यस सर, √3/5। हाँ तो ठीक है ना, √3/π भी रॉन्ग थोड़ी है, फिर उसको रख सकते हैं ऐसे। सी, अब देखो दो आंसर्स आ रहे हैं एल के, तो ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है। अच्छा, आर सबका 100 ohms आ रहा है? यस यस या इट इज वेरी मच करेक्ट। देखो अभी जैसे मैंने बोला, आधे स्टूडेंट ने तो किया ही नहीं होगा, ठीक है, वो अलग बात है, आपको नहीं करना है क्योंकि अच्छी जगह नहीं जाना है तो आपकी मर्जी है। बट दोज हु हैव ट्राइड बट नॉट गेटिंग आंसर, अगर कोई ऐसा है जिसने बहुत ट्राई किया बट अनेबल टू सॉल्व, उनके लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सी सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो स्टार्टिंग में बोला है कि डीसी कनेक्टेड है ना, आप खाली ऐसे विजुअलाइज करो। देखो ये आपका कॉइल है, कॉइल मतलब आप ऐसे इंडक्टर के जैसे मान सकते हो, ऐसे कॉइल है लाइक इंडक्टर, इसको डीसी के साथ मतलब ऐसा कनेक्ट किया। अब होता क्या है कि डीसी कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है, इस कॉइल इज लाइक अ इंडक्टर, लेकिन इसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वायर की अपनी रेजिस्टेंस है, वो आर है। अब होगा क्या, जब आप डीसी करंट पास करोगे ना, डीसी करंट तो कांस्टेंट होता है ना, इट्स अ कांस्टेंट। जब ये करंट कांस्टेंट होगा ना, तो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस तब होती है जब करंट चेंज होता है, ठीक है। ये करंट कांस्टेंट है, इसके लिए खाली इतना लिखोगे, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आएगा खाली, यहाँ पे एक्सेल को नहीं लेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं लेंगे, वो सिर्फ एसी में आता है। ईएमएफ मैंने आपको दिया है 100 वोल्ट है, करंट मैंने आपको दिया है 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस इजीली मिल जाएगा 100/1, दैट इज 100 ohms, ठीक है। ये मतलब रेजिस्टेंस आप डीसी से निकाल सकते हो, यूजिंग द डीसी सर्किट यू कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस। लेकिन अभी जब एसी कनेक्ट करेंगे, स्टूडेंट आज मेरा थ्रोट का कुछ प्रॉब्लम है, वॉइस समझ में आ रहा है कि थोड़ा मतलब और क्लियर करूं? समझ में जैसा है? यस सर। यस। इस बार थ्रोट का प्रॉब्लम हुआ है सर्दी में, ठीक है, ठीक है। ये भी देखो ऐसा है, इमेजिन इसमें क्या होगा, इंडक्टर एल तो है, उसकी रेजिस्टेंस देखो मैंने साइड में दिखा दी है आर। अब ये इंडक्टर भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक्सेल वो भी रहेगी। इन दैट केस अगर आपको करंट चाहिए ना, करंट विल बी गिवन बाय ई बाय टोटल रेजिस्टेंस ना, टोटल रेजिस्टेंस को जेड बोलते हैं, जेड इन द एलसीआर सर्किट। जेड बताया था शायद, याद है? यस। यस Z is called as Impedance. impedance. It's a kind of a total resistance. ये एक टाइप की टोटल रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें E तो चलो मैं इसमें भी 100 वोल्ट डालूंगा क्योंकि आरएमएस वैल्यू उसकी 100 है एसी की। Z ऐसा होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर था। अब इसमें एक्सी तो है ही नहीं ना, कैपेसिटर तो है ही नहीं, सिर्फ इतना होगा। और करंट आपको दिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। एक्चुअली में आप डीसी और एसी दोनों को देखो, दोनों में मैंने ओम्स लॉ ही लगाया है, ओम्स लॉ ये दोनों, लेकिन थोड़ा देखो वे अलग है डीसी और एसी का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आर तो ऑलरेडी हम लोग 100 ohms ही डालेंगे ना, ठीक है। तो देखो 0.5 को 1/2 लिखो, इसको 100 लिखेंगे, आर को भी 100 पुट करेंगे, स्क्वायर
प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो आपको एक्सएल मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। थोड़ा मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ। 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू ओके 40,000। ओके एक्सएल स्क्वायर आएगा 30,000, एक्सएल आएगा रूट ऑफ 30,000 दैट इज रूट 3 इंटू 100। थोड़ा मैंने क्विकली सॉल्व किया, एक्सएल इतना आएगा। एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा इंटू एल, याद है एक्सएल इज ओमेगा टाइम्स एल। इसमें तो हमको एल निकालना है ना, तो ओमेगा ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है ना, 50 हर्ट्स, तो 50 इंटू 2 मिलके 100 हो जाएगा। 100 कैंसिल दिस 100, एल आएगा सिंपली रूट 3 बाय पाई। 1 अपॉन पाई नहीं है, रूट 3 बाय पाई है। चेक। यस Yes, sir. जिन्होंने को 1 बाय पाया है ना, 1 बाय पाया, मुझे मालूम है आपने क्या किया होगा। आपने खाली एक्सेल लिया होगा, आर लिया ही नहीं होगा ना, खाली एक्सेल लिया होगा इम्पीडेंस में, यस है ना। सर, 1 पे आता है एक्सेल ये तो। हाँ मालूम है ना क्या आंसर आएगा, क्या गलती करने पे वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपने सिर्फ एक्सेल लिया होगा इसलिए 1 बाय पाया है, सिर्फ एक्सेल नहीं है। जब एसी करंट फ्लो होता है, एसी करंट फ्लो होगा तो ओमिक रेजिस्टेंस जो है वायर की, ओमिक रेजिस्टेंस जो आर होती है, वो भी तो रोल प्ले करेगी ना, ठीक है। आपने जब एलसीआर सर्किट देखा था, एलसीआर, उसमें आर का कोई रोल ही नहीं था क्या? इम्पीडेंस की फॉर्मूला में आर भी तो आती थी ना। Yes. यस So I hope it is now clear this homework problem. So student एक काम करो, क्योंकि 2 हफ्ते का गैप आ गया है, बिफोर आई गो फर्दर, अब जो एलसीआर की डेरिवेशन है ना, पूरी फेजर डायग्राम बनाया होगा, फॉर्मूलास बनाई होगी, एलसीआर की पूरी डेरिवेशन देख लो 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लूंगा, उस स्टूडेंट को आंसर देना पड़ेगा। यू नीड टू आंसर। खाली करना क्या है, गो फॉर एलसीआर डेरिवेशन, रिवाइज कर लो, जो जो फॉर्मूलास बन रही है देखो, फॉर्मूलास को अंडरस्टैंड देम। अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रही है कि सर ये कैसे आया, अब मुझे बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट 2 मिनट के अंदर पूरा डेरिवेशन क्लियर करके लो, क्लियर इट, ठीक है। पढ़ो जल्दी से। डोंट सिंपली मग अप द फॉर्मूलास, समझो ये फॉर्मूला आई कैसे, कैसे इसको लाया हमने, वो समझना चाहिए। हाउ दैट फॉर्मूला केम, वो भी समझो। सर वो वी नेट वाला वो बता ना, वी नेट कैसे निकलता फेजर डायग्राम तुम्हारे पास है, फेजर डायग्राम, है? उसमें देखो वीएल और वीसी जो है, वीएल मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर। ये दोनों ऑपोजिट फेज में है, मतलब वीएल ऊपर है, वीसी नीचे है, तो ये दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती हैं। वीएल इज अल्टरनेटिंग, वीसी इज आल्सो अल्टरनेटिंग, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इनका जो नेट आएगा ना, नेट वो आएगा वीएल माइनस वीसी। यस सर, अगर नेट वोल्टेज ऑफ, हाँ, वीएल माइनस वीसी, और फिर वीआर को मैंने ऐड किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि वो वेक्टर्स हैं। तो वीएल माइनस वीसी और वीआर को ऐड करेंगे, मतलब सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस कर दिया ना आपने, उससे वी नेट मिलेगा। ऐड करने के लिए फेजर मेथड यूज करना है, नॉट द नॉर्मल मेथड। समझा सर। एवरीबॉडी क्लियर? थोड़ा देख लो एक बार, किसी को भी मैं कुछ पूछूंगा तो आपको आना चाहिए आंसर। रिवाइज एलसीआर फास्ट। ओके, दिवेश शेंडगे, माइक ऑन करो। दिवेश शेंडगे, दिवेश शेंडगे, माइक ऑन कर। कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे। दिवेश शेंडगे, दिवेश शेंडगे,
दिवेश शेंडगे लास्ट कॉल, माइक ऑन करो। दिवेश शेंडगे चला गया, ओके ठीक है। प्रतीक अवार्ड, प्रतीक अवार्ड, माइक ऑन करो। प्रतीक अवार्ड, प्रतीक अवार्ड, प्रतीक अवार्ड। मैं नाम लिख रहा हूं जिनका, उनको माइक ऑन करना है। हाँ दे दे, दे। इनमें से कोई है दोनों में से? माइक ऑन करो। कभी कभी चेक भी करना पड़ता है ना कौन है कौन नहीं है। ठीक है। सुबोध ढोके, सुबोध ढोके, माइक ऑन करो। सुबोध ढोके। यस सर। कौन सुबोध है? यस सर। एलसीआर सर्किट रिवाइज किया क्या थोड़ा बहुत? एलसीआर सर्किट अभी देखा, फॉर्मूलास लिखा है आपने एलसीआर सर्किट नोटबुक में? लास्ट टाइम का टॉपिक से यस और नो? नो सर, लास्ट टाइम अटेंड नहीं किया था लेक्चर। अच्छा, उसके लास्ट टाइम अटेंड किया था एसी सर्किट का पहले लेक्चर्स। अच्छा, आप अपनी नोटबुक ओपन करो, फिजिक्स फिजिक्स का नोटबुक ओपन करो। आज के लेक्चर से पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द लास्ट टॉपिक दैट यू रिटन? आज के लेक्चर से पहले क्या लिखा हुआ है? लास्ट टॉपिक रीड करके बताओ, क्या टॉपिक चल रहा है वो जो हमने लिखा है। सर नोटबुक, कुछ किसी भी नोटबुक पे कुछ भी लिखते होगे ना, ऐसा होगा शायद। कोई प्रॉपर नोटबुक नहीं होगी फिजिक्स की, है ना? राइट। सुबोध, आदित्य सालुंखे, माइक ऑन करो। आदित्य सालुंखे, आदित्य सालुंखे। आदित्य सालुंखे, माइक ऑन करो। स्टूडेंट दिख रहा है? जब जब मैंने स्टार्ट किया लेक्चर अराउंड 67 स्टूडेंट्स हुए थे, अराउंड 67, नाउ 47। 20 people went. ओके, जेनिफर चेरियन, जेनिफर चेरियन, अभी गर्ल्स की बारी। जेनिफर चेरियन, ओपन योर माइक। जेनिफर चेरियन। अभी देखो गर्ल्स भागना शुरू करेंगी। जेनिफर चेरियन, प्लीज ओपन योर माइक। जेनिफर चेरियन, नो? हाँ, हाँ। प्रणाली राउत, प्रणाली राउत, माइक ऑन करो बेटा। प्रणाली राउत, प्रणाली राउत, माइक ऑन करो। प्रणाली राउत, ओपन योर माइक। प्रणाली राउत। बाकी सुन, बता मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले वो बोलो। आ रहा है सर। आ रहा है यस सर। जिन जिन हाँ, जिन महान हस्तियों के नाम ले रहा हूँ मैं, आप लोगों को भी सुनाई दे रहे हैं नाम, राइट? तो देखो अभी 42। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है फिर करके। मैं सर को बोल देता हूँ लेक्चर ऑफ ही कर दो, बेटर रहेगा। ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आज का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता नहीं लेना चाहिए। ओके, रिया, REEY, रिया। चलो देखो भाग गई रिया अभी।
रिया, REEY. Last, okay. किंजल केलुस्कर, किंजल Yes, केलुस्कर. sir. Okay, चलो फाइनली एक लड़की तो बैठी है. किंजल केलुस्कर, you were present in last lecture. सर लास्ट मिनट में मेरा नेटवर्क इशू हुआ था इसलिए लास्ट का थोड़ा पार्ट मेरा मिस हो गया. LCR सर्किट वाला, राइट? यस. Okay. तो ये फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आती है LCR की इतनी डिटेल में, नहीं मालूम है. सर मैंने रिवाइज किया है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, जस्ट टेल मी सम फॉर्मूलाज, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा. tan phi की क्या फॉर्मूला है? tan phi, tan of phi angle. Phi angle is the angle between voltage and the current in the LCR circuit. तो tan phi की फॉर्मूला बनवाई होगी मैंने पक्का. tan of phi. XL माइनस XC अपॉन R. इसमें XL क्या होता है? यानी XL मतलब नेम वाली मत बताओ, लेकिन मीनिंग क्या है? XL किस चीज को बोलते हैं अल्टीमेटली? क्या है XL एक्चुअली? एनी नॉलेज अबाउट XL? व्हाट इज दिस XL? सिंपल वर्ड्स में बताओ, अपने मीनिंग समझना चाहिए बस. क्या है एक्सेल? अच्छा, एक्सेल का नेम क्या है? नेम मालूम है? रिएक्टेंस है. अच्छा, इसमें आपने XC भी बोला, XC भी बोला ना आपने? XL माइनस XC. तो XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ ना, फिर तो उसको कैपेसिटिव बोल रहे हो, तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे ना एक्सेल को. यस सर. ठीक है. मयूरेश मुडलियार, माइक ऑन करो. मयूरेश मुडलियार. Yes, sir. Yes, yes. लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे? Yes, sir. फेजर डायग्राम बनाया आपने? हाँ सर बने. ठीक है. तो इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लीड करता है कि करंट लीड करता है? इन केस ऑफ कैपेसिटर सर कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द ईएमएफ. एक वर्ड बताया था आइस करके, तो आईसी. आइस और एली बताया था. अरे वाह, इतना याद है. मुडलियार में तमिल ना? हाँ सर तमिल. तमिल में एली क्या होता है? एली का मतलब रैट को बोलते हैं. रैट बोलते हैं. हाँ, तो आपको तो याद करने में इजी रहेगा एली वर्ड. इट्स अ रैट Yes. ना? Yes. चलो गुड. तो मयूरेश, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है. ओके, एग्री. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल वोल्टेज? टोटल वोल्टेज की क्या फॉर्मूला है एलसीआर में? मतलब सबको नेट कैसे निकालते हैं? नेट वोल्टेज रूट ऑफ समथिंग है. रूट ऑफ सर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सआर द होल स्क्वायर. ये करके आपको नेट रेजिस्टेंस मिलेगा कि नेट वोल्टेज मिलेगा? टोटल इम्पेडेंस मिलेगा. इम्पेडेंस. मैंने रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस पूछा ही नहीं, मैंने तो वोल्टेज पूछा ना. देखो फॉर्मूला रहेगी नोटबुक में, देख के बताओ भले. नेट वोल्टेज की फॉर्मूला, नेट वोल्टेज को ई लिखा जाता है. ई टोटल वोल्टेज ई होता है. सर वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर दिया है. नहीं दिया? रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वायर. हाँ सर दिया है. ठीक है. ओके स्टूडेंट, जाने दो. अब जिन स्टूडेंट के नाम है, ओके ठीक है, देखो कुछ महान हस्तियों के नाम है स्क्रीन पे. ठीक है, अब जिन्होंने आंसर दिया उनको मैं रब कर देता हूँ. ठीक है, बाकी ये महान हस्तियां दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका स्क्रीनशॉट आप भी ले लो, भले मैं भी ले लेता हूँ. इस सर को भेजेंगे फिर. बी रेडी टू टॉक विद सर. इनका एक मिनट फोटो ले लेता हूँ सिर्फ. मैडम आप प्रेजेंट है क्या? जो स्टाफ मैडम है, माधुरी मैम प्रेजेंट है क्या? हाँ सर. मैम ये नाम 5 के ले लो ना. ये लोग नहीं है एक्चुअली, मैं ऐसे ही माइक ऑन करके बैठ गए, या मतलब अटेंड नहीं कर रहे हैं लेक्चर. हाँ सर मैंने लिया, स्क्रीनशॉट लिया मैंने. ठीक है, ओके. हाँ. थैंक यू मैम. हाँ सर. हाँ. चलो बाकी लोग से अभी देखो आहिस्ते आहिस्ते वापस आना शुरू करेंगे. ठीक है, जाने दो. सी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक नाउ टुडे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ. टुडे आई विल स्टार्ट विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक. पावर कंज्यूम्ड बाय LCR सर्किट. ठीक है, पावर कंज्यूम बाय LCR सर्किट. देखो क्या आता है, मैं थोड़ा पहले आइडिया दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन. सी अगर कोई डीसी सर्किट होता है ना, जिसमें आपने डीसी बैटरी कनेक्ट की है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो भी पावर कंज्यूम करता है.
Power consumed means the energy which is consumed by a resistor or inductor capacitor, the energy consumed by them per second. जितना एनर्जी वो ले रहे हैं आपसे एक सेकंड में, उसको बोलते हैं पावर कंज्यूम्ड. अब डीसी सर्किट्स में भी क्या होता है, लुक एट इट, इन द डीसी सर्किट्स आल्सो द पावर कंज्यूम्ड इज गिवन बाय वोल्टेज इनटू करंट प्रोडक्ट. और पावर की एक फॉर्मूला ये देखी होगी, I स्क्वायर इनटू R और V स्क्वायर अपॉन R. देखिए ऐसी फॉर्मूलास. Yes. Yes. ये पावर कंजम्पशन ही है. मतलब दिस मच इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड. इतना एनर्जी एक एक सेकंड में कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. दिस मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड. तो वैसे ही अभी हमको क्या करना है कि एसी में देखना है कि कितना पावर कंज्यूम होता है इन द एसी सर्किट. ठीक है. नाउ पहले हमको बिफोर वी गो टू दिस पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सर्किट, ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल पावर कंज्यूम्ड. ओके, अच्छा नहीं ठीक है, यही करते हैं, पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सर्किट ही देखते हैं. चलो इस पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लीव इट. ये देखो, ये सपोज एक रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है. ठीक है, ऐसा इमेजिन दिस थिंग. ठीक है, अब सी क्या होता है इसमें, ऐसे करंट फ्लो होगा, आई करंट विल फ्लो. अब ईएमएफ मैंने क्या लिखा है, ईएमएफ मैंने लिखा है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ये अप्लाइड ईएमएफ है ना. दिस अप्लाइड ईएमएफ इज एट एनी टाइम इट इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर. ये जो एलसीआर तीनों है ना, इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ना. ये होता ही है ऐसे. ये कैसे सोचना कि ऊपर का तीनों जो है वो नीचे का जो बैटरी है आपस में पैरेलल है, टोटल वोल्टेज आप नीचे इक्वल होता है, ई होगा इसके इक्वल. ठीक है, सो ई मैंने लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी. अच्छा, करंट जो होता है, करंट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी. अगर करंट लैग कर रहा है, इट्स लैगिंग बाय फाई एंगल, तो ओमेगा माइनस फाई होगा. देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है, सी इट केयरफुली, तो किसका फेज लीडिंग है किसका लैगिंग है इसमें बता सकते हो? ई लीड कर रहा है कि आई लीड कर रहा है? लुक एट द इक्वेशंस. इक्वेशन देख के आप क्या बोलोगे, कौन लीड कर रहा है? E. मतलब आई लैग कर रहा है कितनी एंगल I से? lag. Phi. पाई एंगल से. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप फेजर डायग्राम देखो, उसमें ऐसे ही आपने दिखाया ना कि ई Yes. लीड कर रहा है आई लैग कर रहा है. लेकिन Yes. एक बात बताऊं, लेकिन बात बताता हूँ, आपका जो फेजर डायग्राम था ना, उसमें VL was greater than VC आपने ऐसा अज्यूम किया था. यस सर. मैंने उस Sir. टाइम पे बताया था कि अगर आप उल्टा अज्यूम करेंगे कि सपोज VC इज मोर देन VL, तो ये भी हो सकता है कि करंट लीड करेगा, ई लैग करेगा. मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट लैग करेगा, कभी कभी करंट लीड भी कर सकता है एलसीआर में. दैट्स व्हाई ये देखो यहाँ पे मैं +5 भी डालूंगा. लुक एट द साइन, देखो माइनस प्लस दोनों डाला है मैंने. दोनों डालने का मतलब होता है कि हो सकता है कि आई लीडिंग है +5, आई लैगिंग भी हो सकता है -5. ठीक है, ये समझा? अब देखो रूल क्या है कि अगर आप ये ई और आई को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ई एंड आई, तो क्या लगता है वोल्टेज इनटू करंट को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है? ई इनटू आई करके पावर. ठीक, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर. पावर भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब अभी एट टी टाइम कितना वो कंज्यूम हो रहा है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर. और एक दूसरा होता है एवरेज पावर. ठीक है, फिलहाल ये इंस्टेंटेनियस मिलेगा, ई इनटू आई करेंगे तो. ठीक है, अगर आपने ऐसे किया इंस्टेंटेनियस ई मल्टीप्लाई विद इंस्टेंटेनियस आई, तो you'll get इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब अभी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं डालूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू में डालूं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और -5 दैट वी डोंट नो. ये देखो, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है. ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर भी लगातार चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. देखो जब ई चेंज होगा आई चेंज होगा, तो दोनों की प्रोडक्ट भी तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी ना. तो ये इंस्टेंटेनियस पावर चेंज होता रहता है. आप देख सकते हो
ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसकी फॉर्मूला में देखो टी का टर्म आ रहा है ना इसकी फॉर्मूला में, तो जैसे से ये टी चेंज होगा पी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू भी क्या होगी, पी चेंज इंस्टेंटेनियस हो गया। चेंज होगी। तो जो चीज लगातार चेंज हो रही है वो मैं नहीं फाइंड कर सकता हूँ, क्यों फाइंड करूं मैं उसको, तो बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट गो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, बट ये इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर की एक और फॉर्मूला है, ठीक है, वो देखो मैं कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। सपोज अभी टाइम हुआ है टी टाइम हुआ है, टी टाइम पे मुझे इंस्टेंटेनियस पावर को कैलकुलेट करना है, तो एक काम करेंगे, टाइम कितना हुआ है, टी हुआ है ना, तो थोड़ा सा टाइम और दे दो, dt टाइम और दे दो, dt टाइम हो जाएगा t प्लस dt। लेट्स से टाइम चेंजेस फ्रॉम t टू t प्लस dt, तो कितना टाइम इंटरवल दिया मैंने, कितना टाइम दिया मैंने अभी, dt। dt उतने टाइम में जो वर्क हुआ सर्किट के ऊपर या जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, जो एलसीआर ने एनर्जी कंज्यूम किया dt टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ वो dw है। dw को वर्क बोलो या एनर्जी कंज्यूम बोलो एक ही होता है, वर्क और एनर्जी सेम होते हैं। तो dw दिख रहा है, dw इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एलसीआर इन द टाइम dt। तो जैसे ही आप dw by dt करोगे ना, इट विल आल्सो गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर, लिटिल वर्क डन dw अपॉन लिटिल टाइम dt। आपको मालूम है ना वर्क अपॉन टाइम से भी पावर मिलता है ना, तो ये भी इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला है, स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल टाइम, ठीक है। अब मैंने बोला जैसे मुझे इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकालना है, एक्चुअली मुझे पता है क्या निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज पावर दैट इट इज कंज्यूम्ड इन द वन साइकिल ऑफ AC। सी I want to calculate the average power consumed in the one cycle of AC, ये निकालना है, ठीक है। अब लग रहा होगा सर ये कैसे निकालेंगे, बहुत हॉरिबल है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। ये देखो आपका जो ये LCR सर्किट है ना, थिंक यू आर हैविंग LCR सर्किट, उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है AC करंट, वो कुछ इस नेचर का होगा, लाइक दिस, राइट, ठीक है, इस नेचर का होगा, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं वन साइकिल, सीयर, इसको वन साइकिल बोलते हैं। तो ये जो टाइम साइकिल है सपोज जीरो से t सेकंड्स में फिनिश होती है, टाइम फॉर दिस साइकिल इज लेट्स से t सेकंड्स, ठीक है। डायग्राम देखो पहले, t सेकंड की एक साइकिल होती है t। एक बात बताओ, ये जो t सेकंड्स तक करंट पास होगा, t सेकंड्स में कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी ना बाय द सर्किट, सो this energy which will be consumed in the t time, or I can say the work which will be done in this t time divided by time t, okay, total work done in t time divided by time t। तो ये भी तो वर्क अपॉन टाइम हो गया ना, लेकिन ये टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम है। टोटल वर्क जो t सेकंड्स में हुआ, t सेकंड इज अ ग्राफ पे देखो t सेकंड क्या है, टोटल वर्क डन जो t सेकंड्स में हुआ divided by total time of t second, this will give you the average power consumed in the one cycle। इससे एवरेज पावर मिलेगा वन साइकिल का, ठीक है। सो आई होप दोज आर पेइंग अटेंशन, समझ जाएगा, ठीक, पूरा ही नोट कर लो जो लिखा है, नोट इट डाउन, ठीक है। सर यहाँ पर ई को हम ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव नहीं ले सकते? लिख सकते हो, अलाउड है, लिख सकते हो। अब चाहिए तो उल्टा लिखो, ई को लिखो प्लस माइनस फाइव में, अलाउड है। हाँ यस। स्टूडेंट पहले यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालने की दो फॉर्मूलाज आपको बताई, यहाँ से स्टार्ट करो प्लीज। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं लिखना है तो लिख लो जल्दी से, नो प्रॉब्लम। हेडिंग पुट कर लो, डायग्राम साइड में बना लो, बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स लिखो फिर लाइन बाय लाइन। जो ग्राफ बनाया उसकी नीड नहीं है ग्राफ, लेकिन वो ऐसे अब नॉलेज के लिए बना दिया मैंने कि वन साइकिल क्या होता है मालूम होना चाहिए ना। डन सर। ठीक है, सो आई होप यू नोटेड डाउन, ठीक है, ठीक है। सो अभी मुझे एवरेज पावर निकालना है एक्चुअली।
See, I'm starting here. The average power consumed in the one cycle of AC. As I said, it is a total work done in the t seconds divided by total time taken. Right? टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा? सपोज मैंने एक छोटा सा वर्क किया DW, याद है DW पहले बताया था, थिंक छोटा सा वर्क किया DW, अगर उस वर्क को इंटीग्रेट कर दे, ओके, तो टोटल वर्क डन मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये था ना t सेकंड्स, ठीक है। अब DW याद है, मैंने थोड़ी देर पहले DW बताया था, इट्स अ लिटिल वर्क डन इन द dt टाइम, याद है? यस जाओ उस फॉर्मूला पे जाओ, तो बताओ DW की फॉर्मूला क्या बैठेगी फिर? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर DW? P instantaneous into dt. बिल्कुल करेक्ट है, P इंस्टेंटेनियस इनटू dt। देखो मैं वही लिख रहा हूँ, P इंस्टेंटेनियस इनटू dt, बिल्कुल करेक्ट, डिवाइडेड बाय t, ठीक है, इक्वल्स टू, अब P इंस्टेंटेनियस दिख रहा है, P इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूला ये है, देखो, E नॉट साइन ओमेगा t इंटू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस और माइनस फाइव, ये था ना ये तो इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूला है, इनटू dt डिवाइडेड बाय t। अब देखो इसमें आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना पड़ेगा, जैसे टाइम की लिमिट्स डालेंगे 0 से t सेकंड्स तक ना, टाइम 0 से t तक चेंज होगा ना इन द वन साइकिल। आई बात समझ में? देखो थोड़ा मैथमेटिक्स से एग्री, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो अभी तक जो लिखा है मैंने। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड एवरेज पावर ना। देखो अब इसमें क्या होगा, E0 और I0 बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट्स हैं, पीक वैल्यू थोड़ी चेंज होगी एज अ टाइम पासेस, पीक वैल्यू थोड़ी हो, पीक वैल्यू तो उतनी रहती है जितनी होती है, खाली इंटीग्रेशन के अंदर ये बचेगा साइन ओमेगा टी, उसके साथ साथ साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव, ऐसा बचेगा। कैपिटल टी को भी आप इधर रख सकते हो, देखो ऐसे, देखो कैपिटल टी जो है डिनोमिनेटर में, उसको भी साइड में रख दिया ऐसा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है ना, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। तो काम करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ, आप भी आप क्या करने का, इंटीग्रेशन सेपरेटली साइड में सॉल्व कर देने का, उसके बाद खाली यहाँ पे आके उसकी वैल्यू डाल देंगे ना, तो आपका डेरिवेशन इजी हो जाएगा फिर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सीधा मैं इस इंटीग्रेशन का आंसर डालूंगा, जो इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, लेकिन वो सॉल्व मैं साइड में रफ पेपर पे कर दूंगा। एग्जाम में आप क्या करना, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया ये, तो इंटीग्रेशन जो है ना पेज के साइड में सॉल्व करना, एग्जामिनर को दिखा देना साइड में सॉल्व करके, और यहाँ पे खाली उसका आंसर लिख देना, अलाउड है वो, ठीक है। तो काम करें, इंटीग्रेशन साइड में सॉल्व कर दूं, ठीक है। यस यस ये देखो आप भी ऐसे ही कर सकते हो अपने पेज पे, ये देखो इंटीग्रेशन, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ इंटीग्रेशन, अब साइन ओमेगा डी प्लस फाइव दिख रहा है, उसको 2 मिनट प्लस फाइव मान लो, साइन ओमेगा डी प्लस फाइव, इट इज सेम एज साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला ना, यस ये फॉर्मूला इसके जैसी है, देखो इसकी फॉर्मूला होती है साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस होता है तो प्लस ही रह जाता है, प्लस से तो प्लस रहता है, प्लस कॉस ए साइन बी। दोस्तों जो हैविंग मैथमेटिक्स समझ जाएंगे ये, बराबर है ना? कुछ डाउट है तो बोलो। यस तो सी मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस भी रहेगा, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, देख लो। उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई साइन ओमेगा डी इनसाइड, क्या आएगा बोलो, बोलो आप लोग बोलो क्या आएगा इधर, साइन फाइव।
देखो ऐसा होगा ना, डीडीबी ने अलग कर दिया, ऐसे कर सकते हो, इंडिकेशन अलग कर दिया। देखो सर cos phi तो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा। हाँ करता हूँ ना मैं, एक एक स्टेप करके करेंगे ना, एक साथ थोड़ी भागना है। देखो अब देखो इसमें ना cos phi दिख रहा है, cos phi इंडिकेशन के बाहर जाता है क्योंकि phi एंगल कांस्टेंट है। phi इज एंगल बिटवीन ई एंड आई ना, वो कांस्टेंट मानी जाती है, वो थोड़ी चेंज होगी एंगल। cos phi बाहर जाएगा, इट विल जस्ट इंडिकेशन ऑफ sin square omega t over a full time 0 to t प्लस और माइनस। इधर देखो phi एंगल कांस्टेंट है, sin phi बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t dt। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 को डिवाइड भी किया, सी 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, सो ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है इसका, जो फर्स्ट टर्म है ये वाला फर्स्ट टर्म है ना, इसको मैं बाद में डील करता हूँ, पहले आप सेकंड टर्म पे आ जाओ। इस पे न्यूमेटर को देखो, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी क्या होता है, 2 sin cos। sin 2 omega t। ये नीचे वाला जो 2 है वो बाहर ले सकते हो, इट विल sin phi by 2 इंटीग्रेशन 0 to t। ठीक है, ऐसा होगा ना कुछ। ठीक है, अब सेकंड टर्म को पहले फोकस करो, सेकंड टर्म पे फोकस करो, इस पे देखो, ये टर्म पे फोकस करो, ये देखो, इज इट इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन विद ओवर अ फुल साइकिल ना, 0 से t तक। Yes, 0 से t मतलब पूरा एक साइकिल, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन ओवर अ फुल साइकिल ना। इसका आंसर हमेशा 0 आता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओवर अ फुल फंक्शन इज ऑलवेज 0। क्या रीजन है उसका? रीजन तो सिंपल है, देखो मैं आपको इधर बताऊं, अगर देखो ये देखो, ये सपोज एक साइकिल है 0 से t तक, एक साइकिल में साइन फंक्शन ऐसा चेंज होता है ना, लाइक दिस। ठीक है, इसकी ये जो सब वैल्यूज है, इन सब वैल्यूज को अगर तुम ऐड करोगे, ये सब वैल्यूज, ये देखो सब वैल्यूज का, इन सब वैल्यूज का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे। इंटीग्रेशन मतलब यही होता है, एडिशन ऑफ दीज वैल्यूज। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी मीनिंग। तो इस सब वैल्यूज में देखो, ये ऊपर वाली वैल्यूज सब पॉजिटिव है, ऊपर वाली जो है, नीचे वाली सब क्या होंगी, negative, सबका एडिशन, इन सबका एडिशन कितना आना चाहिए लॉजिकली, इन सब वैल्यूज का एडिशन। 0। याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन ओवर अ फुल साइकिल, एक पूरी साइकिल में इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन 0 होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फंक्शन भी 0 होता है, इसे बता देता हूँ। ये देखो कॉस ऐसे चेंज होता है, देखो ये कॉस की एक साइकिल है, देखो कॉस ऊपर से स्टार्ट होता है ना, ये तो मालूम होगा। इसमें भी ये देखो, ये जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है, देखो ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है, उतनी नेगेटिव वैल्यूज भी होती है ना, ये देखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस को ही पूछ लेना, कॉस ओमेगा टी डी टी, ऐसा कुछ कॉस होना चाहिए 0 से t तक, ये भी 0 होता है 100%। ठीक है, तो करने की नीड नहीं है, डिराइव करोगे अन्य से 0 ही आएगा वो अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये चीज को याद रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक नोट करना है तो पहले नोट कर लो जो अभी तक हुआ है, बाकी चीजें हम आगे नोट करते हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी इंटीग्रेशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन साइड बाय साइड में कर रहा हूँ अभी तक जो है वो नोट कर लो। ठीक है, नोटेड।
खीर परोस दो। एक मगु फ्रेश कर दे। अरे मोकला ना नंदर। Okay, cheers. Okay, noted. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन फंक्शन का हमेशा जीरो है। अभी देखो सेकेंड टर्म मैंने डील कर लिया, वो जीरो है। देखो प्लस माइनस बीच में डाल दिया। अब फर्स्ट फंक्शन पे आते हैं। फर्स्ट में देखो आपको लगेगा सर फर्स्ट में भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन है ना, साइन स्क्वायर है वो, दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नेगेटिव नहीं होगा ना, स्क्वायर है ना वो, तो स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव जा ही नहीं सकता। इसका इंटीग्रेशन का आंसर बताऊं अगर मैं, इसका आंसर होता है t/2। अब करोगे ना इंटीग्रेशन यही आएगा। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन t/2 होता है, सिर्फ साइन है ना तो जीरो होता है। इस साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन t/2 होगा, इनटू ये cos फाई लगा देंगे। सो एट द एंड आपका जो पूरा इंटीग्रेशन था उसका आंसर आया हाफ ऑफ t cos फाई ना, देख लो यही आएगा ना। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ Yes, sir. साइन स्क्वायर फंक्शन जो होगा ना, लिमिट्स डालने के बाद इट कम t/2 ओनली। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन का आंसर ऐसा है t/2 cos फाई। अब ये वैल्यूज डाल देते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, लेट्स पुट इट इनटू द इक्वेशन। ठीक है, सी हम लोग यहाँ पर थे ना शायद, हाँ हाँ। तो देखो अभी इसमें आप डाल देंगे। सो पूरी जो ये लंबी इंटीग्रेशन थी उसका आंसर अल्टीमेटली मिला ये t/2 cos फाई ना। तो सी नाउ this t gets cancelled, it's e0 i0 by 2 cos फाई। बराबर, देखो एवरेज मिल गया, इट्स एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये e0 और i0 के टर्म्स में है ना, e0 i0 आर द पीक वैल्यूज, बराबर। तो मुझे पीक वैल्यूज के टर्म्स में नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, e0 i0 डिवाइड बाय 2 है ना, 2 को ऐसे लिखो √2 × √2, ऐसे लिख सकते हैं 2 को √2 cos फाई। तो ये क्या होता है, एनी आइडिया? e0 by √2 ERMS. ERMS. ERMS IRMS. ARMS. into cos फाई। ये पावर कंज्यूम की फॉर्मूला हुई ना। ठीक है, सो समझा ये पूरा। तो देखो अगर आप e0 i0 लिखेंगे तो डिवाइड बाय 2 भी होगा। अगर 2 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में तो फिर आपको ERMS into IRMS लेना होगा। इनफैक्ट दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला व्हिच इज यूजफुल इन द न्यूमेरिकल्स। यही फाइनल है फॉर्मूला। ठीक है, ERMS into IRMS into cos फाई। अब देखो इस फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं। ये रियल पावर है, इट्स अ ट्रू पावर और द रियल पावर व्हिच इज कंज्यूम्ड। द ट्रू पावर that is consumed by the circuit, true power is given by ERMS into IRMS into cos फाई। ठीक है, इसमें एक बात है, ये जो टर्म आ रहा है cos फाई, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ऐसा कुछ बताया था शायद। Yes. Yes. अब देखो आपकी नोटबुक में रहेगा, when I discuss this cos फाई in the LCR circuit लास्ट लेक्चर में, इसको मैंने नाम दिया था पावर फैक्टर। इसको पावर फैक्टर इसलिए बोलते हो क्योंकि ये पावर की फॉर्मूला में आता है एंड इट्स जस्ट अ नंबर। cos फाई तो एक नंबर होगा ना, सपोज cos फाई विल बी 1/2 और cos फाई विल बी √3/2, इट्स जस्ट अ नंबर, इसलिए बोलते हैं ये पावर का फैक्टर है। ठीक है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। एंड नाउ कम टू दिस, ये देखो ERMS into IRMS। एक बात बताओ, जो डीसी सर्किट होता है, डीसी में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पावर विल बी वोल्टेज इनटू करंट, V into I करके पावर मिलता है ना? Yes. Yes. तो हाँ, किसी भी सर्किट में डीसी सर्किट जो होता है, लेट्स कम टू डीसी, ठीक है, आपने एसी तो पहले डील नहीं की है, डीसी पे आ जाओ। डीसी सर्किट जो होता है उसमें इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि V into I से पावर मिलता है। तो यहाँ पर भी एसी में अगर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि V into I से हमारा पावर मिलेगा, तो वहां पे ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आ रही है,
E इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई एडिशनली आ रहा है ना, एडिशनली कौन आ रहा है, कॉस फाई आ रहा है। तो ये जो सिर्फ E इंटू आई की प्रोडक्ट है ना, सिर्फ E इंटू आई की प्रोडक्ट, ये पावर नहीं है, बट ये एपरेंट पावर है हमारा। एपरेंट मतलब जो हम लोग फील करते हैं, हमको क्या फील होता है कि पावर मस्ट बी V इंटू आई। जब आप कोई सर्किट को देखते हो आपको लगता है उसका पावर कितना होगा, V इंटू आई होगा। यहाँ पर भी वैसे ही है, वी वर एक्सपेक्टिंग E इंटू आई, तो E इंटू आई को बोलते हैं एपरेंट पावर। द प्रोडक्ट ऑफ E इंटू आई इज कॉल्ड एपरेंट पावर। मतलब जो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये पावर होगा, लेकिन असली में पावर E इंटू आई नहीं है। असली में जो पावर है वो है E इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस भी लग गया ना साथ में, ठीक है। तो कैन आई से ट्रू पावर इज गिवन बाय एपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर ना, यही बात समझ में। सिर्फ E इंटू आई की प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। ऐसा ओके, एपरेंट पावर। पावर की पूरी फॉर्मूला समझिए। यस सर। ओके, नोट इट डाउन। नोट हो गया सबका, देखो। यस सर, नोट। यस। ठीक है, पावर तो अभी डिराइव हो गया। सी द पावर कंज्यूम्ड इन द वन साइकिल, कितना आया, इट कम्स टू बी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, इसमें फाई एंगल जिनको याद ही नहीं है सर, फाई एंगल तो समझता नहीं है, याद करो ये फेजर डायग्राम है एलसीआर का। आई ये सब ई है, फेजर सही है, एंगल बिटवीन ई एंड आई ऐसा था, याद है ऐसा कुछ। ये यस फेजर डायग्राम चेक करो एलसीआर का, उसमें ये दिखेगा एंगल, इट्स अ फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो ये फॉर्मूला आपने किसके लिए डिराइव किया, एलसीआर सर्किट के लिए ना। सर्किट पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सर्किट। देखो अगर ऐसा है कि सर्किट इज कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, या एक होता है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर ओनली एल, एक होता है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, याद है। और भी बहुत सारे होते हैं, सर्किट कंटेनिंग ओनली एल आर, खाली एल और आर है, सर्किट कंटेनिंग ओनली सी आर, सी और आर है, ऐसे अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना। तो क्या हर एक सर्किट के लिए आप वापस पावर की फॉर्मूला बनाओगे क्या, ऐसा नहीं है, सबके लिए यही फॉर्मूला लग जाएगी। खाली क्या होगा कि अगर सपोज आपको लग रहा है कि एलसीआर सर्किट है तो ऊपर वाली फॉर्मूला लगेगी, अगर लग रहा है कि ओनली आर सर्किट है तो ओनली आर सर्किट के हिसाब से इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे सर्किट्स जो है ना नीचे लिखे हैं मैंने, इनके लिए वापस फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बना सकते हैं बट नहीं बनाएंगे, ऊपर वाली फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे विद सम चेंजेस, समझा क्या। तो कैसे करना है वो देखो। अभी सपोज आपका सर्किट है ओनली रेजिस्टर, ठीक है, बात बताओ रेजिस्टर के इसमें हमने सुना है क्या, ई और आई में से कौन लीड करता है कौन लैग करता है, ई और आई दोनों में इन फेज, दोनों फेज में रहते हैं। दे आर इन सेम फेज, ऐसा बोला जाता है ना। यस। ये मैंने बताया था लास्ट टाइम क्लियरली, दे आर इन सेम फेज। तो मतलब क्या हो गया पता है, दोनों के सेम फेज में मतलब दोनों के बीच में जो फाई एंगल है वो 0 डिग्री होगी ना, फिर तो हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, दोनों सेम फेज में है, मतलब उनकी ई और आई के बीच में कोई एंगल ही नहीं होगी फेजर डायग्राम में। तो आपको कॉस फाई होता है ना, तो फाई एंगल 0 पुट करो, व्हाट इज कॉस 0, 1। ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना पावर फैक्टर की, 1 तो मैक्सिमम होता है, कॉस का वैल्यू 1 हो गया, इट्स अ मैक्सिमम दैट कॉस कैन टेक। तो पावर कंज्यूम जाता है आपको गिवन बाय ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई ना, कॉस फाई तो 1 हो गया, ये देखो मतलब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रहा है, पावर मैक्सिमम हो गया, ई इंटू आई हो गया, ठीक है। सो ये कौन से सर्किट के लिए कर रहे हो, ओनली रेजिस्टर ना, ठीक है, इट्स अ सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस ना। एक बात बताओ, ऐसे सर्किट में विच कंटेन ओनली रेजिस्टेंस, अगर मैं ऐसे करूं ई आर एम एस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इससे क्या मिलेगा, ई अपॉन आर से क्या मिलेगा, वोल्ट मिलेगा, IRMS। IRMS। आर से डिवाइड करूं कि जेड से डिवाइड करूं, इंपेडेंस से डिवाइड करूं, आर से, R से। क्योंकि आपका सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है भाई, तो आर ही डिवाइड होगा ना, थोड़ा लॉजिक लगाओ। तो देखो इससे बता आई इंटू आर करके क्या मिलेगा, फिर ई मिलेगा,
ई मिले। तुम देखो यहाँ पे देखो पावर की फॉर्मूला देखो, ये वाली दिस फॉर्मूला आई एक्सप्लेन ना, इस फॉर्मूला में ई की जगह ये लिख सकता हूँ आई आर एम एस इंटू आर ना, ई की जगह पे, ठीक है। और एक बार और आई आर एम एस होगा तो पावर ये हो जाएगा ना आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो आपने डीसी सर्किट में देखी है, आई स्क्वायर आर ई इंटू आई, सेम है ना, ठीक है। So these are the formulas for power consumed by which circuit? Only resistor. ठीक है, आई बात समझ में? सर यस सर। कुछ लोगों को डर लग रहा होगा कि सर ये जो अलग अलग सर्किट्स आपने लिखे हैं ओनली एल ओनली सी, सबके लिए पावर याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट में देखो पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक। पहले अभी थोड़ा देख लो, तो पावर कितना मिला, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होती है। ओके, इट्स अ पावर कंज्यूम बाय विच सर्किट, ओनली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी आते हैं ओनली इंडक्टर पे, ओनली इंडक्टर। सी ऐसे इमेजिन करो ये इंडक्टर है, ठीक है। इस सर्किट के पास ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी ओमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं है, खाली ये कॉइल है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है इसको कोई ऐसा, ठीक है। ये होता है ना ऐसा कुछ। एक बात है, इसमें किसी याद है ई लीड्स करता है कि आई लाइक, ई लीड्स करता है ई लीड्स करता ई है। लीड करता है, ई ई लीड करता है बाय 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। ठीक है। एक बार एली जो बताया था, एली, एली, यस। ठीक है। तो ई लीड बाय 90 डिग्री, राइट। एक बात है, ई लीड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड करता है, आप जाके चेक करो भले, 90 था, 5 नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्किट विच कंटेन ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, चेक करो 90 डिग्री से लीड कर, मतलब 5 एंगल 90 हो गया ना इस बार तो। ई और आई में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। सो आप क्या करो, रेगुलर फॉर्मूलाज ही यूज करो, खाली 590 डाल देंगे उसका, तो cos फाई कितना होगा, cos फाई मतलब cos 90 डिग्री होगा, 0। जीरो। cos 90 को 0 होता है ना। तो पावर की फॉर्मूला याद है आपको, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाई, तो cos फाई तो 0 है, तो पावर कितना आएगा फिर, जीरो। 0। ओहो, फॉर्मूला बता रही है कि ये इंडक्टर जो है इट्स अ प्योर इंडक्टर, खाली इंडक्टर है, ये पावर कंज्यूम ही नहीं करता है एक साइकिल में। अजीब आ रहा है, मतलब पहली बार मैं एक सर्किट सुना है जिसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये जो सर्किट चलता है तो ये कुछ एनर्जी लेता ही नहीं है आपसे, ठीक है। ये कैसे हो गया, हाउ डज इट हैपन, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों 0 आ रहा है। बट देखो एवरेज पावर 0 आ रहा है, ठीक है। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल कितना आ रहा है, 0। इंस्टेंटेनियस पावर 0 नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे ना, इट विल बी इक्वल टू द ई एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इनटू आई, ठीक है ना। ई 0 होता है ना आई 0 होता है हर इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस पावर 0 नहीं आएगा, बट एवरेज तो 0 आ रहा है एटलीस्ट। इसका मीनिंग थोड़ी देर के बाद देखते हैं, व्हाट्स द मीनिंग, पहले मुझे कंप्लीट करना है टॉपिक। कम टू दिस, ओनली कैपेसिटर। एक बात बताओ, कैपेसिटर के इसमें आपको आइस वर्ड याद होगा, आइस, तो मतलब आई लीड करता है, लेकिन कितनी एंगल से, अगर 90 किसी- डिग्री। 90। इसमें 90 था, प्योर कैपेसिटर आई एम टॉकिंग अबाउट, प्योर कैपेसिटर, तो 90 डिग्री से लीड करता है। इसमें वापस यही होगा, cos फाई मतलब cos ऑफ 90 हो जाएगा, फिर 0, तो एवरेज पावर कितना आएगा, 0। cos फाई 0 है ना, तो पावर की फॉर्मूला में डाल दो cos फाई 0, तो इसका मतलब है कौन कौन नहीं कंज्यूम कर रहा है पावर, एल एंड सी। अच्छा रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है, रेजिस्टेंस यस सर, कर रहा है। यस। यस। इनफैक्ट पता है वो मैक्सिमम कंज्यूम कर रहा है, उसके कॉस का वैल्यू 1 हो गया था ना, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट साइन और कॉस कैन टेक। कॉस 1 के ऊपर होता है क्या कभी, नहीं, नो। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, अभी तक जो फॉर्मुलास बनी है ना हमारी, हमने अभी तक पावर कंज्यूम बाय एलसीआर देखा है, पावर कंज्यूम बाय ओनली आर देखा है, पावर कंज्यूम बाय ओनली एल ओनली सी, 4 देखे हैं आपने अभी तक सर्किट, ओनली आर ओनली एल ओनली सी और एलसीआर, एलसीआर भी देखा ना, उसकी फॉर्मूला भी बनाई। इनमें से सबसे ज्यादा पावर अभी रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है, रेजिस्टेंस इज कंज्यूमिंग द ह्यूज पावर, ठीक है। और इंडक्टर और कैपेसिटर पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो ये क्या है चक्कर, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर 5 मिनट्स हैं तो मैं फिनिश करूं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जाना होगा।
नेक्स्ट लेक्चर है क्या इसके बाद कोई, कि ये लास्ट लेक्चर है मेरा वाला? लास्ट है। लास्ट है ना, तो ओनली 5 minutes आई विल एक्सटेंड. इन दिस 5 minutes आई विल एक्सप्लेन यू दैट ये पावर 0 क्यों आ रहा है. ठीक है, व्हाई, मतलब रीजन 5 minutes लगेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट. व्हाई एल एंड सी कंज्यूम्स 0 पावर. 0 आ रहा है वो मैथमेटिकली तो समझ गया, रीजन क्या है इसके 0 होने का, असली में क्यों 0 हो रहा है ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा देख लेना. सी, इसको समझने के लिए आप मैं बताता हूँ. ये सब इंडक्टर है एल, इसको हमने एसी के साथ कनेक्ट कर दिया है, एसी सर्किट के साथ. ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा लाइक दिस. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो आपका ये जो ईएमएफ है वही एसी है ना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ना, तो करंट भी अल्टरनेटिंग होता है. तो करंट विल बी चेंजिंग, करंट चेंजिंग होगा. अब देखो इस कॉइल में से आप चेंजिंग करंट पास कर रहे हो, तो इसमें से देखो फ्लक्स पास होंगे ना, ऐसे करंट विल प्रोड्यूस सम फ्लक्स लाइक दिस. तो ऐसे फील्ड बनेगी, करंट पास कर रहे हो. प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि करंट इज चेंजिंग तो ये फ्लक्स भी चेंजिंग होंगे. ये जो मैंने लाइंस बनाई है मैग्नेटिक लाइंस, ये वाले लाइंस भी क्या होंगी, चेंजिंग होंगी. तो क्योंकि ये फ्लक्स चेंजिंग है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. दैट ईएमएफ व्हिच विल बी इंड्यूस्ड इन दिस विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये पहले देखा है हमने कभी. तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. ये ईएमएफ पता है क्या करेगा, इट अपोजेस लेंजिस लॉ है ना, लेंजिस लॉ. इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है. किसको अपोज करेगा पता है, ये करंट को अपोज नहीं करेगा. आपको बोलना चाहिए ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा. जब करंट बढ़ रहा है ना, सपोज करंट इज इंक्रीजिंग, तो इसको अपोज करेगा. ये हमने पहले भी किया है ऐसे टॉपिक्स ना. तो जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा. तो देखो अपोजिशन मिल रही है ना आपको, तो इस ऑपोजिशन की वजह से इंडक्टर इज गिविंग ऑपोजिशन. इस ऑपोजिशन की वजह से ये जो बैटरी है ना, बैटरी अपना एनर्जी देगा. बैटरी नीड टू डू वर्क, बैटरी नीड टू गिव स्पेंड एनर्जी टू ग्रो द करंट. इस करंट को ग्रो करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा. ठीक है, फिजिक्स में एक सिंपल रूल होता है, अगर कोई आपको अपोज कर रहा है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा. इफ समबडी इज अपोजिंग यू. ठीक है, जैसे ग्रेविटी जब आपको नीचे खींचती है, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन. ठीक है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए वर्क करना पड़ता है ना, एनर्जी देनी पड़ती है, तभी आप ऊपर जाओगे. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑपोजिशन मिल रही है बाय द इंडक्टर. सो सम वर्क हैज टू बी डन बाय द बैटरी in flowing the current, for flowing the current in this circuit. तो बैटरी एनर्जी देती है. देखो बैटरी इज गिविंग एनर्जी, ओके, टू ग्रो द करंट. बैटरी एनर्जी दे रही है मतलब पावर कंजम्पशन हो रहा है, इट इज कंज्यूमिंग पावर. लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो करंट है ना, जो आपका करंट था एसी, ठीक है, ये करंट डिक्रीज होना चालू कर देता है. क्योंकि वो एसी है ना, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, तो करंट डिक्रीज होना चालू हो जाता है. जब ये करंट डिक्रीज होता है ना, ठीक है, तो भी इंडक्टर उसको अपोज करता है. इंडक्टर स्टिल अपोजेस. इंडक्टर जो ना स्टिल उसको उसमें ये ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो अभी भी अपोज करता है. लेकिन कैसे अपोज करता है पता है, वो इस डिक्रीज को अपोज करता है. डिक्रीज को, करंट को नहीं अपोज करता है, डिक्रीज को अपोज करता है. कैसे, बाय सेंडिंग सम इंड्यूस करंट इन द सेम डायरेक्शन. वो एक इंड्यूस करंट भेजता है, इंडक्टर विल सेंड इंड्यूस करंट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, देखो सपोज कोई चीज डिक्रीज हो रही है, आप उसको अपोज करना चाहते हो, तो कैसे अपोज करोगे डिक्रीज को, बाय सेंडिंग सम मोर करंट इन दैट सेम डायरेक्शन ना. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, इंडक्टर आपको करंट दे रहा है ना, करंट मतलब अपोज करंट आपको दे रहा है, ये इट इज गिविंग द करंट टू यू. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, इंडक्टर इज गिविंग एनर्जी. इंडक्टर अपनी एनर्जी दे रहा है. ठीक है, जो एनर्जी आपने पहले उसको दी थी ना, आपने पहले इंडक्टर को एनर्जी दी थी इन मेकिंग अ करंट, अब इंडक्टर जो है वो एनर्जी वापस आपको दे रहा है. ओके, इट इज गिविंग यू एनर्जी बैक. तो ये पूरी एक साइकिल जब गुजर जाती है, एक पूरी साइकिल में करंट इंक्रीज भी होता है और करंट डिक्रीज भी होता है, दोनों होते हैं. तो पूरी साइकिल में पहले आप कुछ एनर्जी देते हो इंडक्टर को, बाद में इंडक्टर आपको देता है एनर्जी. इस करंट को मेंटेन करने के लिए इंडक्टर एनर्जी देता है, इसलिए पहले वो एनर्जी ले लेता है फिर बाद में दे देता है. तो ओवरऑल एनर्जी कितना लिया उसने, 0. इसलिए उसका पावर 0 आ रहा है. ठीक है, अब ऐसे जो इंडक्टर बैठा हुआ है, आप उसमें से करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो स्टार्टिंग में, वो तुमको अपोज करेगा कि नहीं बढ़ाने दूंगा मैं.
तो क्या करोगे, आपको ऐसे पुश करके वर्क करके एनी हाउ करंट को आप बढ़ाओगे, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी फिर आपको। लेकिन जब करंट फिर कम होने लगेगा, अपने आप कम हो रहा है, तो इंडक्टर उसको कम भी नहीं होने देगा। इंडक्टर उसको कम नहीं होने देगा, मतलब इंडक्टर अपनी एनर्जी देगा उसको, ले एनर्जी और अभी इंक्रीज कर अपने आप को, तो करंट वापस वो इंडक्टर एनर्जी देगा आपको, इसलिए ओवरऑल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, ये लिखना नहीं है रीजन, आप खाली समझो अच्छे से, ठीक है, कोई लिखना नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? ठीक है, ठीक है। कैपेसिटर का तो इससे भी इजी है, कैपेसिटर इससे भी इजीली समझ जाएंगे। व्हाई कैपेसिटर डोंट कंज्यूम एनी पावर। ये देखो, ये सर्किट इमेजिन करो, इसमें बात हो, सब इनिशियली कैपेसिटर की जो पूरी प्लेट्स है ना, ये कैपेसिटर की प्लेट्स एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी। यू स्टार्ट द करंट, इधर चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा ना, करंट फ्लो होगा तो। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में प्लेट्स विल बी फुली एम्प्टी, जब पूरा एम्प्टी होंगी ना, तो आपको इसके ऊपर चार्ज रखने के लिए कोई ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इट विल बी इजी टू स्टोर द चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट पूरा एम्प्टी है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे से चार्ज आता जाएगा, एज ए चार्ज विल कम, डू नो अगला चार्ज रखने के लिए, टू ब्रिंग द न्यू चार्ज ऑन द प्लेट, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज है वो उसको अपोज करेगा ना। तो जैसे से चार्जिंग होती जाएगी, क्या लगता है कैपेसिटर भी अपोज करेगा चार्ज को आने को, करंट को, कि नहीं ऑपोजिशन देगा, कुछ भी नहीं देगा ऑपोजिशन, करेगा। तो ऑपोजिशन मिल रही है ना, सो यू नीड टू डू वर्क, यू नीड टू डू वर्क इन कीपिंग द चार्ज ओवर देयर, वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क आप करोगे ना, जो बैटरी करेगी वर्क, बैटरी एनर्जी देगी, वो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाफ CV स्क्वायर। देखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ Yes. CV स्क्वायर। तो वो स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी जो आपने दिया चार्ज करने के लिए, तो चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर थोड़ी देर के बाद, ये AC साइकिल चल रही है ना, AC साइकिल में ये चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग भी चालू करता है कैपेसिटर, इट ऑल्सो डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग हो रहा है मतलब अब कैपेसिटर अपना चार्ज देगा और करंट फ्लो होगा उसकी वजह से। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या लग रहा है, कैपेसिटर एनर्जी वापस देगा ना डिस्चार्जिंग के टाइम पे, Yes. तो ड्यूरिंग चार्जिंग इट टेक्स एनर्जी, बट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट गिव्स रिटर्न एनर्जी बैक, पूरा वापस दे देता है। तो इसलिए आप एनर्जी लेता है चार्जिंग के टाइम पे, फिर डिस्चार्जिंग के टाइम पे वापस दे देता है आपको एनर्जी, सर्किट को वापस दे देता है वो। तो ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम बाय इट विल बी हाउ मच, जीरो ना। Zero. इसलिए याद रखो कि इंडक्टर और कैपेसिटर कंज्यूम नहीं करते हैं, तो सिर्फ कौन कंज्यूम करता है पावर को, Resistance. देखो रेजिस्टेंस क्यों कंज्यूम करता है, देख लो, ये रेजिस्टेंस है, इसमें से आपने AC सर्किट पास किया, एक बात है, हीट बनेगी क्या, हीट, हीट का Yes. हीट कहाँ से आई, हीट कहाँ से आई, जो बैटरी आपने लगाया ना, AC बैटरी जो लगाया था, उसका ही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ है। एनर्जी आई कहाँ से, हीट बनाने के लिए बैटरी ने दिया। अब ऐसा होगा कि थोड़ी देर के बाद ये हीट वापस आ जाएगा अंदर, और वापस वो No. बैटरी के हीट तो लॉस हो गया ना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, हीट कभी रिटर्न थोड़ी आएगा। इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है वो पावर कंज्यूम करता है, इंडक्टर कैपेसिटर नहीं कंज्यूम करते। भाई बात समझ में? Yes. गेटिंग? ओके, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। तो टुडे वी फिनिश्ड पावर टॉपिक। एक काम करो, खाली अपने अगर ऊपर नोट नहीं किया है ये वाला, ये चीज ये तो नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना फिर चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो? LR और CR में वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ना, टाइम हो गया है ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो। आज आपका लेक्चर भी लेट स्टार्ट हुआ ना, मुझे लगा 10 मिनट तो लेट हुए थे शायद लेक्चर में, तो दैट्स Yes. ठीक है, मैंने ठीक है कंप्लीटेड दिस। Yes, sir. ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम विल डू इट।